हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ जिससे आप करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। देखिए, अधिक से अधिक लगाएं। विरासत का आशय है सत्ता से, शासन से, उत्तराधिकार से। तो इसका आंसर होगा उत्तराधिकार से। 3 होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है। उपसर्ग हम किसे कहते हैं? जो शब्दों के शुरुआत में लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दों के बाद में लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो ये अन प्लस एक, तो इसका आंसर होगा अनेक। क्या होगा? अनेक। तो एक का क्या होगा? अनेक। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो इसका आंसर संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम। अब आप देख लीजिए कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, वे सर्वनाम शब्द जिनसे निजत्व का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, स्वयं, खुद, अपने, आप उदाहरण में स्वयं वहीं से आया हूँ। तो इसका आंसर ये जो स्वयं है ना, ये निजवाचक सर्वनाम है। देखिए आप, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे। इस वाक्य का कृतवाच्य लिखिए। वह 2 पत्र लिखेगा, वह 2 पत्र लिखता है, उसने 2 पत्र लिखे। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वह 2 पत्र लिखेगा। देखिए, निम्नलिखित शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। नौका का। देखिए, जो पेपर 15 मार्च 2024 को हुआ था उसमें पूछ लिया गया था कि नौका का कौन सा शब्द सही है। तो इसमें ये तैरीणी, ये भी है, जलयान भी है, सारंग। तो इसमें नहीं है, तो इसका आंसर होगा एक, सारंग नहीं है। देखिए, अवार्चनिक का विलोम शब्द है, अर्थात प्राचीन, वर्तमान, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? प्राचीन। क्या होगा? प्राचीन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, यथार्थ का विलोम शब्द कृत्रिम, अवार्चनिक का प्राचीन, वर्तमान का भूत और आधुनिक का प्राचीन। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तर्क सिद्ध, तर्क सम्मत, तर्क शास्त्र, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा तर्क सम्मत। क्या होगा? तर्क सम्मत। देखिए, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो भूतकालिक रूप में क्रिया के भूतकालिक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किसी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो ये माना जाता है अरबी, फ्रेंच या अंग्रेजी। तो इसका आंसर होगा अंग्रेजी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। कामता प्रसाद गुरु ने पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा। ये अपूर्ण भूतकाल वाक्य है, आसन भूतकाल वाक्य है, पूर्ण भूतकाल वाक्य है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा 2, आसन भूतकाल वाक्य। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए,
जिस क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल में संपन्न होती है वह आसन भूतकाल कहलाता है। उदाहरण आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, थोड़ा और देख लीजिए आसन भूतकाल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई हो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। आसन का अर्थ है निकट होता है। आसन भूतकाल की क्रिया में हूँ, है, हो लगता है। देखिए दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग ज्ञात कीजिए। इंद्रा इंद्र, बाधा इंद्राणी, देवी शिक्षा, उद्दत देवी। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके अर्थ देख लीजिए आप इंदिरा और इंद्र के। देखिए शब्द युग्म से ही शब्द युग्म। इंदिरा का होता है इंद्राणी और इंद्र का होता है सूर्यपति। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए 26 का क्वेश्चन, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीपन होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? तो अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अनुभाव। क्या दी जाती है? अनुभाव। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव के जागृत तथा उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव दो प्रकार के होते हैं, सात्विक और कायिक। ठीक है, सात्विक अनुभाव को देखिए किसे कहें? जो शारीरिक विकार बिना आश्रय के प्रयास के स्वतः ही उत्पन्न होते हैं उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। ये 8 होते हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कर्ण, कंप, वेवर्ण्य, अश्रु एवं प्रलय, शुद्ध बुद्ध, खोना। दूसरा होता है कायिक अनुभाव। इनका संबंध शरीर से होता है। जो चेष्टाएं आश्रय अपनी इच्छा जानबूझकर प्रयत्न पूर्वक करता है उन्हें कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे क्रोध में कठोर शब्द कहना, उत्साह में पैर पटकना, कूदना आदि। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ भाता मुझे सो नव मित्र सा है। देखूं उसे मैं नित सार बाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो ये इसका कौन सा छंद है? इंद्रवर्जा बरवे हरि गीति का। तो इसका आंसर होगा इंद्रवर्जा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण और अंत में क्रम से 2 गुरुवर्ण हो उसे छंद को इंद्रवर्जा छंद कहते हैं। उदाहरण, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ भाता मुझे सो नव मित्र सा। देखूं उसे मैं नित सार बाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए निम्न से सौष्ठववादी आलोचक कौन है? डॉक्टर नंगेंद्र, विजय देव नारायण शाही, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका आंसर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए सौष्ठववादी आलोचक के रूप में नंद दुलारे वाजपेयी को
जाना जाता है। इसके अनुसार सौष्ठववाद के अंतर्गत निम्न घोषणा इन्होंने की थी। काव्य का महत्व तो काव्य के अंतर्गत ही है, किसी बाहरी वस्तु में नहीं। काव्य और साहित्य की स्वतंत्र सत्ता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की। तो इसका आंसर होगा निराला। 3। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग, व्याख्या देखिए। सरोज स्मृति कविता निराला ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के बाद उसकी याद में लिखी थी। पुत्री की याद में लिखी गई ये कविता अविस्मरणीय है। इसी कविता में निम्न पंक्तियां आई हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर किसने लिखी थी? निराला ने। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कर्मवाच्य। व्याख्या देखिए आप लोग। देखिए, क्रिया के रूपांतर को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर में कर्म की प्रधानता का बोध होता है वहाँ कर्म वाच्य होता है। उदाहरण, आम खाया जाता है। तो इसका आंसर होगा कर्म वाच्य। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो मोती, लौंग, गोपाल। तो इसका आंसर होगा गोपाल। देखिए आप इसे। देखिए, मौक्तिक को तत्सम में तत्सम में मौक्तिक, मोती तद्भव में मोती, और लवंग तत्सम लवंग, और लौंग तद्भव, और गोपाल तत्सम, और गवाल तद्भव। सितार फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, मूक को हम चुप भी कहते हैं, विवश भी कहते हैं, वाचाल नहीं कहते। वाचाल उसे कहते हैं जो ज्यादा बोलता हो, और चुप को गूंगे को बोलते हैं। तो चुप को गूंगा, विवश और मूक। तो इसका आंसर होगा कौन सा? 3। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? गिरजा, अर्कजा, पोत। तो इसका आंसर होगा नौका का पोत। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, नौका का पर्यायवाची है पोत, अर्कजा का यमुना, और गिरजा का पार्वती, और निम्तगा का नदी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, हाड़ौती बोली है पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाड़ौती बोली जो है पूर्वी राजस्थान की बोली है। एक्सप्लेनेशन देखिए, हाड़ौती बोली राजस्थान के बूंदी, बारा, झालावाड़ एवं कोटा जिले में बोली जाती है। इसे हाड़ौती एवं हाड़ावली नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखो, मैं पुल्लिंग की और स्त्रीलिंग की तो मैं पहचान बताती हूँ। मेरा और मेरी, जिसमें मेरी आ जाएगी तो वो तो होगा स्त्रीलिंग, और जिसमें मेरा आ जाएगा वो होगा आपका पुल्लिंग। तो उसने पूछा कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें। तो लगा कर देखो, मेरा कष्ट, मेरी सेना, मेरी आशा। तो देखो, इसमें मेरी आ गया ना, स्त्रीलिंग ई की मात्रा मेरी, मेरी सेना, मेरी आशा, तो मेरा कष्ट। तो इसका आंसर होगा कष्ट, मेरा कष्ट। तो जिस मेरा और मेरी लगा कर पता चल जाता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इससे पता चल रहा कि स्त्रीलिंग ये दोनों है, सेना और आशा, और जो कष्ट है ये आपका क्या है? पुल्लिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, कष्ट और सेना, आशा, मेरा और मेरी लगाकर आप पता कर सकते हो कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। देखिए, मेरी सेना, री, जिसमें मेरी आ जाएगा वो होगा स्त्रीलिंग, और जिसमें मेरा आ जाएगा उसमें हो जाएगा पुल्लिंग। तो जैसे देखिए, मेरा कष्ट,
मेरी कष्ट कह सको तुम, कह तो नहीं सकते, तो ये होगा पुल्लिंग। मेरी सेना, तो ये होगी स्त्रीलिंग। मेरी आशा, ये भी स्त्रीलिंग। तो इसका आंसर पता चल गया आपको, मेरा कष्ट। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण, लड़का, पुस्तक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्राण। हमेशा आता है इसमें से क्वेश्चन, बहुवचन कौन सा शब्द है, तो इसका आंसर होगा प्राण। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव एक वचन और बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। देखिए, सदैव एक वचन रहने वाले शब्द बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता आदि। सदैव बहुवचन रहने वाले शब्द हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, अक्षत, लोग आदि। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, लीलाधर जुगड़ी को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इस यात्रा में नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद। तो इसका आंसर होगा 3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, लीलाधर जुगड़ी, इनका जन्म वर्ष 1940 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल में हुआ था। वर्ष 1957 में इन्हें हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार कीर्ति अनुभव के आकाश में चांद के लिए मिला था। इनकी अन्य रचनाएं हैं नाटक जारी है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, महाकाव्य के बिना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? गारसा देतासी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, गियरसन को, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गारसा देतासी को। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक गारसा देतासी को माना जाता है। ये फ्रांसीसी थे। इन्होंने उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, भरमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, हरिओद, सूरदास, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सूरदास। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भरमर गीत परंपरा के प्रवर्तक सूरदास हैं। इन्होंने अपनी रचना भरमर गीत में उन पदों को रखा है जिनमें मथुरा से कीर्तन द्वारा उद्भव को संदेश लेकर ब्रज भेजा जाता है। इसमें 100 से अधिक पदों का संकलन है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है? अपभ्रंश, प्राकृत, मागधी। तो पाली भाषा का अन्य एक नाम मागधी है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। पाली भाषा का एक अन्य नाम मागधी है। बुद्ध घोष आदि आचार्यों ने बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा है। 14वीं सदी के पश्चात मागधी का ही पाली कहा गया और पाली मूलतः मगध की ही भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कचहरी, कमल, कंगन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कमल। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। नहीं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए एक बार। देखो, तत्सम और तद्भव, कच्छप को कछुआ, कृत्य ग्रह को कचहरी और कंकण को कंगन और कमल को कवल। तो कमल जो है आपका क्या है? कमल आपका तत्सम है और जो ये कचहरी आपका क्या है? तद्भव। और कंगन आपका क्या है? तद्भव है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग।